ये तो होती है यारी, विपक्ष से कोई यारी नहीं होती। विपक्ष से भी बहुतों की यारी होती है। तो काफ़ी ऊपर वाला आपको मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं पूरे देश भर में, तो आपके हालात और हमारे देश के हालात में नहीं, पर ये सत्ता की देन नहीं है, बिल्कुल मेहनत की और कड़ी पसीने की कमाई है। जी हमने बहुत ज़्यादा विपक्ष की राजनीति की है और उसमें रहते हुए मेरी माता जी ने यहाँ पर 14 राजकीय विद्यालय बनवाए हैं और मेरे भाई के क्षेत्र में हम लोग लगातार, मैं खुद उस काम को ओवरसी करती हूँ। और जो सरकार है, जो पुराने टाइम में जो स्कूल्स बने हुए हैं उनमें भी आज तक अध्यापक नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम अपने स्तर से जो कर सकते हैं, लेकिन सरकार अड़चन बहुत बनती है। अगर हम डर के पीछे हटेंगे तो हमारे देश का युवा कभी आएगा नहीं राजनीति में। हम लोग शिकायत बहुत करते हैं, लेकिन हमें भी ज़रूरत है कि हम अंदर घुस के कुछ काम ऐसा करें जिससे ये पता लगे कि कुछ शिक्षित युवा ने यहाँ पर काम किया है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं ऐसा कुछ कर सकूँ। हमारी जावा पेराक पहुंच चुकी है कैराना के मोरा गांव और अब से कुछ ही देर में यहां पर आने वाली है इकरा हसन, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कैराना लोकसभा की प्रत्याशी है। 28 साल की इकरा हसन पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। हालांकि राजनीति से उनका पुराना रिश्ता रहा है, तो उनसे हम एक इनफॉर्मल बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बाइक जो है जावा पेराक, ये मेरी सफ़र की साथी रही है अभी तक और इसे लेकर मैं कम से कम अभी 1500 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ। रामपुर, हल्द्वानी, बिजनौर, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर होते हुए अब हम सहारनपुर के कैराना पहुँचे हैं। तो इकरा हसन का इंतज़ार हो रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे लोग जो है वो भी इकरा हसन का इंतज़ार कर रहे हैं। सूचना हो चुकी है, माइक से अनाउंसमेंट हो चुका है कि अब से कुछ देर में इकरा हसन जो है वो यहाँ पर आने वाली हैं। तो एक बार वो सभा को संबोधित कर ले, फिर हम इकरा से थोड़ा समय मांगेंगे और उनसे बातचीत करके समझेंगे कि वो इतनी कम उम्र में जिस मुकाबले में खड़ी हैं उसमें वो खुद को कहाँ देखती हैं और वो कैराना की सूरत बदलने के लिए क्या क्या कर सकती है और क्या क्या वो दावे कर रही है। इकरा, वेलकम टू हेडलाइंस इंडिया। योर पार्टी सिंबल इज साइकिल, बट आई एम ट्रैवलिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। आई एम ट्रैवलिंग थ्रू द स्टेट एंड जस्ट ट्राइंग टू गेट अ सेंस व्हाट इज गोइंग अराउंड द इलेक्शंस एंड ऑल। सो दिस इज अ सिंगल सीटर बाइक। बेसिकली मीडिया पर ये इल्ज़ाम लगता है कि मीडिया जो है कभी सत्ता पक्ष को सवारी करा देती है, कभी विपक्ष से यारी होती है। तो मैंने कहा कि कोई बात ही नहीं करते, हम सिंगल सीट वाली बाइक लेके चलते हैं, ना कोई पीछे बैठ पाएगा ना कोई आरोप लगा पाएगा। सत्ता से ही तो होती है यारी, विपक्ष से कोई यारी नहीं होती। विपक्ष से भी बहुतों की यारी होती है। तो काफ़ी ऊपर वाला आपको मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं पूरे देश भर में, तो आपके हालात और हमारे देश के हालात में नहीं, पर ये सत्ता की देन नहीं है, बिल्कुल मेहनत की और कड़ी पसीने की कमाई है। जी पसीने की कमाई है। अच्छा इकरा, मुझे पता लगा कि आप रोज़ा ऑब्जर्व कर रही हैं और आपकी शायद आज तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन इकरा ये बताएं कि आपका नाम इकरा है, पर जो बीजेपी है वो कह रही है यहाँ पे तो विपक्ष ही बिखरा बिखरा है। देखिए, ये बीजेपी का जो काम है जुमले देने का है, वो जुमले दे देकर अपनी प्रचार करते हैं और उनके जुमलों में कोई हकीकत होती नहीं है, कोई बिखरावट नहीं है। हमें यहाँ पर बल्कि 36 बिरादरी का हमें समर्थन मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि यहीं से जो हमारा संगठित होकर समाज चलेगा वो इस बार भाजपा को ख़त्म करने का काम करेगा। Right, but there is this, I won't say the allegation, but there is a moral allegation on you that you come from a privileged family, a privileged political family, जिसका एक पूरा पॉलिटिकल इतिहास रहा है। आपके वालिद हो, वालदा हो, आपके दादाजी रहे हो, आपके भाई हो, सब पॉलिटिक्स में है। तो आप कोई एक एडवांटेज मिला कि आप जो है उस परिवार से आती हैं, तो ये एक आप पर मतलब जो परिवारवाद वाला आरोप है वो भी उधर से लगता है। बिल्कुल सही बात है। मैं जो भी कुछ हूँ आज अपने परिवार की बदौलत हूँ। मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। आई एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज द फैक्ट दैट आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, बट आई डू नॉट टेक दिस प्रिविलेज फॉर ग्रांटेड एनी डे। आई एम वर्किंग हार्ड, आई हैव बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 3 years विदाउट एनी पोस्ट, सो आई एम डूइंग माई बिट एंड आई होप पीपल सी इट दैट वे and I think they do see it that way, and I want to prove to them that yes, I did get an opportunity through the privilege of my background, but how I take it forward then rests on my shoulder and my hard work, and I want to show it to the people that I can take it forward. Plus I would also like to say that being a woman, it was very difficult for me to be in this position. There are a lot of people pulling you back, so if a privileged woman
has to, you know, the kind of problems I had to face to get to this place. So I would also like to highlight how it is difficult for a woman in this country who has no privilege, no background to enter a stage like politics. So although I have privilege, but there are also other things that I came out of, and I would like to prove the mettle. चलिए आगे की गुफ्तगू जो है मैं आपसे हिंदी में करूँगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर 90 लाख दर्शक है और वो ज़्यादातर सब हिंदी भाषी है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अभी आते हुए मैं एक ऐसी डेटा देख रहा था, तो सेंसस 2011 का डेटा ये है कि कैराना में, अगर मैं स्पेशली बात करूँ, तो फीमेल्स में लिटरेसी रेट जो है वो इट्स मेयरली अराउंड 38%, सिर्फ 38% के आसपास महिलाएं जो है वो साक्षर हैं। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं कह रहा, जो अपना नाम लिख लेती होंगी या अपना नाम बोल लेती होंगी या कुछ लिखा हुआ पढ़ लेती होंगी। आप एक महिला हैं, आपको नहीं लगता है कि 75 साल हो गए देश की आज़ादी को, और जो महिलाएं हैं, चूँकि वही अगेन बात है कि आपको मौका मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का, आपको मौका मिला लंदन जाने का, लेकिन 38% महिलाएं ही कैराना जैसे संसदीय क्षेत्र में आज की डेट में साक्षर है, लिटरेट है। तो ये चीज़ कैसे बदली जा सकती है? देखिए, बहुत कमी है हमारे क्षेत्र में। मैं खुद इसी चीज़ पे सबसे पहले, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं काम करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कम काम हुआ है, खासकर महिलाओं के लिए। तो वो गैप्स हैं जिनको हमें काम करके पूरा करने की ज़रूरत है, और उनमें प्रयास चल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे उच्च शिक्षा की है। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ पे महिलाएँ जाकर पढ़ सकें, और इसलिए उनकी शिक्षा 10वीं 12वीं 8वीं तक रुक जाती है, क्योंकि पेरेंट्स बाहर नहीं भेज सकते। यहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो सिर्फ महिलाओं के लिए हो। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि सबसे पहले मैं उच्च शिक्षा के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपने क्षेत्र के कुछ कर सकूं। लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन है, बुरा मत मानिएगा, इस इलाके में आपका परिवार बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहा है ना, आपके दादाजी, आपके फादर, आपकी मदर, फिर भी हालात ऐसे हैं। इसके लिए ठीक है, ये हो सकता है कि केंद्र में आपकी सरकार ना रही हो, लेकिन एक सांसद के तौर पर या जिन लोगों के पास ये क्षेत्र आता है, चाहे वो विधायक हों, आपके भाई हों, आपको नहीं लगता कि कुछ कमी उस पार्ट पे भी रही होगी? देखिए, वही आपने खुद ही पॉइंट आउट किया कि हमने बहुत ज़्यादा विपक्ष की राजनीति की है, और उसमें रहते हुए मेरी माताजी ने यहाँ पर 14 राजकीय विद्यालय बनवाए हैं, और मेरे भाई के क्षेत्र में हम लोग लगातार, मैं खुद उस काम को ओवरसी करती हूँ। और जो सरकार है, जो पुराने टाइम में जो स्कूल्स बने हुए हैं, उनमें भी आज तक अध्यापक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम अपने स्तर से जो कर सकते हैं, लेकिन सरकार अड़चन बहुत बनती है। इस बार भी 2-3 स्कूल्स हमारे यहाँ खाली पड़े हैं, पूरे क्षेत्र में सिर्फ 9 टीचर्स हैं। तो ये बात है, देखिए वही बात है, एकदम से कोई बदलाव नहीं आता है। धीरे धीरे जो पहले काम हो चुका है उसी की बुनियाद पे हम आगे काम करेंगे। स्कूल्स हमारे यहाँ बहुत हैं, स्कूल्स की कमी नहीं है। मैंने जैसा आपको कहा, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले काम उसी में किया जाएगा। स्कूल्स के लिए हम सिर्फ गवर्नमेंट से यही गुहार लगा सकते हैं कि वो टीचर्स को अपॉइंट करे, और जब तक भर्ती नहीं निकलेगी टीचरों की, तो वो कैसे अपॉइंट हो गए। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए हम लगातार सवाल उठाते हैं विधानसभा के पटल पे, और अगर मौका मिला तो संसद में भी। चलिए आखिरी सवाल, रमज़ान का एक मिनट, माह रमज़ान भी चल रहा है, पाक महीना चल रहा है, आप रोज़ा भी रख रही हैं और आप पॉलिटिकल प्रचार भी कर रही हैं, कैंपेन भी कर रही हैं, 19 तारीख को वोटिंग है। आप अपने आप को फिट कैसे रखती हैं, कैसे खुद को चार्जअप रखती हैं? देखिए, जब आप प्रचार करते हैं तो लोगों की एनर्जी आप उससे रिलेट कर जाते हैं, तो उसी से हो जाता है। और क्योंकि मेहनत का बहुत काम है, तो देयर इज़ नो अदर वे, तो आपको करना ही है ये। पर हिम्मत से हम कर रहे हैं काम को, और ऊपर वाला हिम्मत रखेगा नहीं। इफ़ यू विन देन यू परहैप्स यू विल बी द सेकंड यंगेस्ट MP, अगर आप जीतती हैं तो इसको आप कैसे देखती हैं कि इतनी कम उम्र में जो जिम्मेदारी आपने उठा ली, और जो जिस तरह की राजनीति, और वो उस जगह पे, उस इलाके में जहाँ की राजनीति बहुत कद्दावर लोगों के बीच मानी जाती रही है, ठीक है, तो उसको आप कैसे देखती हैं, और आपको कैसे लगता है कि 28 या 29 साल की उम्र में आप ये प्रेशर भी झेल लेंगे और आप आगे काम भी कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी है। महिला से उसकी उम्र नहीं पूछते, इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछी। जी, आप सही कह रहे हैं, वैसे उतनी ही है मेरी। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसका एहसास मुझे है, लेकिन अगर हम डर के पीछे हटेंगे तो हमारे देश का युवा कभी आएगा नहीं राजनीति में। हम लोग शिकायत बहुत करते हैं, लेकिन हमें भी ज़रूरत है कि हम अंदर घुस के कुछ काम ऐसा करें जिससे ये पता लगे कि कुछ शिक्षित युवा ने यहाँ पर काम किया है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं ऐसा कुछ कर सकूँ, और
पर रही राजनीति की बात, तो वो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, तो आई कैन फाइंड माई वे इन दैट ऑल्सो। ओके, अब सब लोग प्रेशर बना रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आपसे लंबी गुफ्तगू के लिए एक अलग से समय मिले मुझे। बस एक बार ये बोल दीजिए कैमरे में देख करके कि हेडलाइंस इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप अपने लिए भी अपील कर सकते हैं। एक बार बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए। मेरे लिए 19 तारीख को साइकिल का बटन दबाएं और हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।